हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। बहुत से बच्चों का मेरे पास फोन आया, बार बार सभी बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हेड कांस्टेबल की आरओ और आरएम का जो भी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उसका सिलेबस क्या है। तो उसका सिलेबस मैं आप लोगों को बता दूं। आरओ का फुल फॉर्म जो है वो रेडियो ऑपरेटर के लिए, और आरएम का मतलब है रेडियो मैकेनिक्स के लिए। तो जो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स हैं उनके लिए कांस्टेबल के बिहाफ पर वैकेंसी निकाली है हमारी, ठीक है। और याद रखना ये वैकेंसी अभी 1300 प्लस वैकेंसी है, जो सबसे अभी के समय में सबसे बढ़िया वैकेंसी है। और एक बात याद रखना बच्चे, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर जाने वाले लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब वो उस बॉर्डर के ऊपर इस देश की सरहद की निगरानी रखते हैं तब हम सभी लोग इस देश के अंदर चैन की सांस लेते हैं और चैन से सो सकते हैं। वरना एक भी दिन यदि वो लोग उस बॉर्डर के ऊपर सो गए तो याद रखना हम सभी लोगों की नींदें हराम हो जाएगी, जो हम यहाँ देश के अंदर बड़ी आराम से फुर्सत से सोते हैं। तो चलिए हम अपने कारवां को आगे बढ़ाते हैं, बट आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी बच्चों को एक बार फिर बताना चाहता हूँ, यदि आप सभी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। आज मैं पूरा फुल सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं कि आपके इस रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा, कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, पासिंग मार्क्स कितना होगा, ग्रेड मार्क्स कितना होगा, ये ऑल ओवर सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर। क्या देखना सभी बच्चे, ये लो भाई, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रिटर्न टेस्ट, रिटर्न एग्जामिनेशन जो टेस्ट होने वाला है आपका वो ओएमआर सीट बेस पर होगा। ओएमआर का मतलब है ऑब्जेक्टिव, या आपने देखा होगा कि जो ओएमआर सीट होती है वो जितने भी हमारी एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, एक पर आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। उसके लिए ओएमआर सीट पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑप्शन होंगे उसको ब्लैक करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, ब्लैक करना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है ओएमआर सीट, ठीक है। अब इसकी बात मैंने आपको बता दिया कि जो मैं यहाँ आपको चीजें डिस्कस करने वाला हूँ वो आरओ और आरएम इन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ पॉइंट, द रिटर्न टेस्ट विल बी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो रिटर्न टेस्ट होगा आपका वो एमसीक्यू के बिहार पर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा, देयर विल बी द कंपोजिट पेपर, यानी ये कंपोजिट पेपर होगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चन के लिए टोटल 200 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसका मतलब आपको पता चल चुका होगा कि सर एक क्वेश्चन का मतलब 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन का मतलब 2 मार्क्स, और एक क्वेश्चन का मतलब यदि 2 मार्क्स है तो आपका डिडक्ट भी होगा यदि आपने गलत आंसर दे दिया तो। ये ऑल ओवर पूरा का पूरा जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 12th स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट लेवल का, और इसके अलावा सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के बिहार पर जो सीबीएसई का सिलेबस है 12th तक का, अप टू 12th तक का, उस 12th तक के सिलेबस से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा, आपके पास टाइम पीरियड जो ड्यूरेशन होगा वो 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे का होगा, बोले तो 180 मिनट्स का होगा, यानी 3 आवर्स का होगा। और हर एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे सही क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए, और क्वेश्चन के गलत आंसर के लिए आपके आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। आपका जो एग्जाम होगा ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में, जिसमें आप सफिशिएंट होंगे, जिसमें आप उसमें एग्जाम दे सकते हो। अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन सा सिलेबस है। तो आपका एग्जाम जो होगा वो 4 डिवीजन में 4 पार्ट्स में बटा होगा एग्जाम पेपर। एग्जाम पेपर का सबसे पहला पार्ट 1 जो होगा वो फिजिक्स से रिलेटेड होगा, भौतिकी से रिलेटेड होगा, और इसके लिए आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 40 क्वेश्चन का मतलब
टोटल कितने मार्क्स हो गए? 80 मार्क्स हो गए। इसी तरह से केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 20 क्वेश्चन टोटल 40 मार्क्स। मैथमेटिक्स के लिए भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और इसी तरह से इंग्लिश और जीके, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, इन दोनों सिलेबस को मिला करके आपके 20 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर अगेन एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो टोटल हमारे मार्क्स यहाँ पर हो गए 200 और टोटल हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 100। तो 100 क्वेश्चन के आपको 200 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब ये जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, ये सारे के सारे भी मैंने बता दिया, ये 12th स्टैंडर्ड का, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का आपका सिलेबस रहने वाला है। और इस इंग्लिश के लिए अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। जीके के अंदर हमारा करंट अफेयर्स रहने वाला है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जनरल साइंस डे टू लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड जो हमारे प्रश्न होते हैं। दूसरी सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट भाई, आप लोगों को एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उन्हें 38% मार्क्स चाहिए, और जो एससी और एसटी के होंगे उन्हें 33% मार्क्स चाहिए। दोबारा सुन लो, जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं उन्हें 38% मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग के लिए, और यदि एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें 33% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अब हम बातें करते हैं डिस्कशन सब्जेक्ट की, किसकी सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक को कवर किया जाएगा और जिसको आपको पढ़ना है। तो भाई सिलेबस की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस में बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, यानी 11th और 12th क्लास, इन दोनों को आपको लेकर के चलना है। तो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक्स सिलेबस इज गिवन बिलो। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स का अपना एक बढ़िया वेटेज है, याद रखना 80 मार्क्स का वेटेज है फिजिक्स का, तो सबसे बड़ा वेटेज फिजिक्स का है। और एक और बात सबसे बड़ी, इस फॉर्म को वही फिलअप कर सकते हैं जो जिन बच्चों के पास पीसीएम था, पीसीबी वाले फिलअप नहीं कर सकते। जिन बच्चों के पास पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से जिन्होंने स्टडी की है, वो लोग, वो बच्चे ही केवल इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आपने साइंस से पढ़ी है, लेकिन यदि आपके साइंस में मैथ आपके पास नहीं है, पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसीलिए इसमें छटनी बहुत सारे बच्चों की हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले आप इसको तो साइंस वाले पढ़ेंगे, कॉमर्स और आर्ट्स वाले भर ही नहीं सकते। सेकंड पॉइंट, यदि आपने साइंस भी कर रखी है और यदि वो साइंस पीसीएम से नहीं कर रखी, पीसीबी से कर रखी है, तो भैया आप भी भूल जाओ, आप भी इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाओगे। इसलिए जिन बच्चों ने पीसीएम से अपने साइंस कंप्लीट की है, उनके पास ये सुनहरा मौका है, और ये दोबारा मौका, इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। इस बात को ध्यान खोलकर सुन लेना आप सभी बच्चे, तो कान खोलकर सुन लो इस चीज को। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है हमारा, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसके अंदर हम यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड बातें करेंगे। फिर उसके बाद अगला है हमारा लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक तो होगा हमारा काइनेमेटिक और दूसरा होगा हमारा डायनामिक। एक होगा काइनेमेटिक और दूसरा होगा हमारा डायनामिक। तो काइनेमेटिक और डायनामिक्स, ये दोनों पार्ट्स हमारे इसके अंदर डिस्कशन किए जाएंगे। उसके अलावा वर्क, एनर्जी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसको हमें अच्छी तरीके से डील करना है। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के बारे में डील करना है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डील करना है। मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व के बारे में डील करना है। ऑप्टिक्स के बारे में डील करना है। और ऑप्टिक्स में याद रखना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसके अलावा और ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चीज़ें आपको कंप्लीट पढ़नी है, और कम्युनिकेशन सिस्टम भी आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। और इस कम्युनिकेशन सिस्टम को जब आप पढ़ोगे, तब इसके अंदर आप लोगों को डायोड्स के बारे में पता चलेगा। किसके? डायोड्स के बारे में। तो 11th और 12th इन दोनों क्लास के सिलेबस को इसके अंदर मिक्सअप किया गया है। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ फिजिक्स। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में सबसे पहला एटम्स, परमाणु, एलिमेंट्स, तत्व एंड देयर प्रॉपर्टी।
तत्व और उनके गुणों के बारे में अध्ययन करना है। हमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है कि केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, कौन से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से बॉन्ड वीक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, केमिकल फार्मूला और उन केमिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ना है। मेटल्स के बारे में पढ़ना है, पदार्थ क्या होती है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, गैसेज, लिक्विड, मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होता है, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम आइसोलेशन क्या होता है, और कुछ कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट हमें यौगिकों के बारे में स्टडी करनी है। तो ये है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। और इसके बाद यदि हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में सबसे पहला हमारे पास 11th क्लास का सेकंड चैप्टर का एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। टिक्नोमेट्री याद रखना, दोनों टाइप की टिक्नोमेट्री आएगी, एक सिंपल टिक्नोमेट्री और दूसरा इनवर्स टिक्नोमेट्री, ये दोनों आएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास का चैप्टर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी 11th क्लास का है। सीक्वेंस एंड सीरीज ये भी 11th क्लास का है। ज्योमेट्री, और याद रखना ये जो ज्योमेट्री आपकी पूछी जाएगी ये ज्योमेट्री 9th to 10th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री पूछी जाएगी, क्योंकि 11th और 12th क्लास में ज्योमेट्री नहीं है, तो ये 9th और 10th की स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री आपसे पूछी जाएगी। उसके अलावा कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। स्टैटिक्स आपको पढ़ना है, मीन मीडियन मोड और डेविएशन और वेरिएशन के बारे में आप लोगों को स्टडी करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। और लास्ट और फाइनली जो हमारा सब्जेक्ट बचा है वो 2 सब्जेक्ट एक ही पार्ट के अंदर आपको विजिबल हो जाएगा, एक इंग्लिश का और दूसरा जीके का। तो इंग्लिश जो है आपका वो मोस्ट ऑफ ऑल बहुत ही ईजी है। इंग्लिश जो है आपका वो 10th के सिलेबस का है। और यदि मैं जीके की बात करूं तो जीके का कोई सिलेबस नहीं होता कि ये 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का। जीके यदि मानकर चलें तो फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की जो भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है दिस ऑल ओवर इंक्लूड्स इन द जीके। जनरल नॉलेज के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। और इस जनरल नॉलेज के अंदर एक बात याद करना कि जो हमारी अधिकतर चीज़ें आएगी वो स्टैटिक्स आएगी, इसके बारे में स्टैटिक्स जनरल नॉलेज के बारे में, और उसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, तो मैं क्या करके बता देता हूँ। इंग्लिश के अंदर हम एरर्स रिकॉग्नाइजेशन, एरर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको दिया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना पड़ेगा, जिस फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब्स भरने पड़ सकते हैं, प्रीपोजिशन भरने पड़ सकते हैं, आर्टिकल्स फिल किया जा सकता है, एटसेट्रा। कुछ वोकैबुलरी से आपको चीज़ें पूछी जाएगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स पूछे जाएंगे, कुछ ग्रामर्स के बारे में पूछा जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स। ऐसा हो नहीं सकता कि इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सिनोनिम्स और एंटीनिम्स ना आए। इसके अलावा सेंटेंस अरेंजमेंट या सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेज एंड इडियम्स भी आपसे पूछे जाएंगे, और इसके अलावा इनके कुछ वर्ड्स पूछे जाएंगे। फिर यदि हम जीके जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में हिस्ट्री से आपके जनरल नॉलेज पूछे जाएंगे, इंडियन कल्चर से जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडियंस एवरीडे साइंस से आपसे पूछे जाएंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में जो साइंस से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट, करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, स्पोर्ट्स एंड कल्चर्स, इन सब चीज़ों से बातें आपसे पूछी जाएगी। तो ये रहा आपका सिलेबस है किसका, रेडियो ऑपरेटर आरओ एंड आरएम का, रेडियो मैकेनिक्स का। तो मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार पूछिए अच्छे तरीके से सिलेबस को देख लेना, और इस सिलेबस से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए मैं उन सभी प्रश्न पत्रों को आप लोगों को सोल्व कराने का प्रयास करूंगा। तो बहुत ही जल्द, कल नहीं तो परसों, कल ही मैं आप सभी बच्चों के लिए रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स के एक फिजिक्स केमिस्ट्री की एक सेट लेकर के आ रहा हूं जो बहुत ही जबरदस्त और मस्त रहेगा। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।